को आगे बढ़ाने के लिए हमारे संवाददाता यतेंद्र मौजूद हैं। हमारे साथ जीवीएल नरसिम्हा राव हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। साथ ही रतनलाल गुप्ता जी हमारे साथ हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में राजीव त्यागी मौजूद हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन, और प्रदीप सिंह हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इस डिबेट को शुरू करेंगे यतेंद्र के साथ। यतेंद्र, क्या चला रात भर, क्या बातचीत हुई, क्या कोई फॉर्मूला निकल करके सामने आ पाया? देखिए अनुराग, देर रात ये मीटिंग शुरू हुई। सबसे पहले उमर अब्दुल्ला बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के घर पहुंचे। वहां करीब 10 से 15 मिनट की बात हुई और अमित शाह ने तभी साफ कर दिया कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ देती है तो उनको डिप्टी सीएम का पद दिया जा सकता है। और ज्यादा डिटेल में बात करने के लिए, पूरे फॉर्मूले पर बात करने के लिए उमर अब्दुल्ला से उन्होंने कहा कि आप वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिल सकते हैं, क्योंकि उनको ऑब्जर्वर बनाया गया। जम्मू कश्मीर की स्थिति की पूरी समीक्षा वो करेंगे। तो उसके बाद उमर अब्दुल्ला जेटली जी के यहां गए और वहां लगभग काफी देर तक उनकी मीटिंग हुई। जो सूत्र बता रहे हैं सुबह 5 से 6 बजे तक इस पूरे फॉर्मूले पर मंथन होता रहा। अमित शाह पल पल की जानकारी अपने घर से लेते रहे इस मीटिंग के बारे में, क्योंकि माना जा रहा था कि जो चुनाव के रिजल्ट आए थे कि बीजेपी किंग मेकर बनेगी, लेकिन अब साफ तौर पर बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो किंग मेकर नहीं, किंग बनना चाहती है। और चाहती है कि बीजेपी की तरफ से ही उनका नेता कोई मुख्यमंत्री बने, क्योंकि पीडीपी के साथ अगर बीजेपी जाती है, क्योंकि ऑप्शन खुले रहने की बात जो पार्टी के नेता कह रहे हैं उसमें पीडीपी के साथ जाती है तो बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं होगा। और जो बीजेपी के आला नेता चाहते हैं कि जब इतनी बड़ी संख्या में उनके विधायक पहली बार जीतकर आए हैं तो चाहे घाटी में उनका खाता खुला हो, लेकिन घाटी में सरकार उनकी बने। और इसके लिए जरूरी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, और अगर उनका गठबंधन होता है तो इस पूरे फॉर्मूले पर मोहर लग सकती है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता है उमर अब्दुल्ला, जिनकी बात हुई, काफी हद तक संतुष्ट नजर आए हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर अंतिम फैसला लेने की बात अपने पार्टी पदाधिकारियों से बात करने के बाद कही है। और इसीलिए अभी तक बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन इस फॉर्मूले पर अंदर ही अंदर काम होना शुरू हो चुका है। जी, और यतेंद्र, मैं आपको बताऊं कि अरुण जेटली जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने इस बात का साफ संकेत दिया, ये बात साफ तौर पर कही कि अब जो भी जम्मू कश्मीर को लेकर के फैसला होगा वो अमित शाह करेंगे। देखिए, बिल्कुल पार्टी में जो भी फैसला होता है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही उस पर अंतिम मोहर लगाता है। हालांकि पार्लियामेंट्री बोर्ड में इस बात की चर्चा हो चुकी थी कि किसके साथ जाने से सियासी फायदा होगा, क्योंकि तमाम एजेंडे ऐसे हैं जहां पर दोनों दलों के जो मत हैं वो कहीं ना कहीं अलग हैं, एक दूसरे से भिन्न है। तो इसको देखते हुए पीडीपी का भी विचारधारा की बात हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी बात हुई। दोनों ही विचारधारा बीजेपी के मुताबिक नहीं है, लेकिन एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाने की बात हुई, जिसमें कुछ ऐसे रास्ते सुझाए जाएंगे जहां धारा 370 शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, लेकिन जो उसके साथ बीजेपी चाहती है कि उसमें से कुछ ना कुछ पॉइंट्स ऐसे आएंगे जो बीजेपी वहां लागू करना चाहेगी, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब उनकी सरकार बनेगी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाजपेयी सरकार में भी सहयोगी दल के तौर पर रह चुका है। तो ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कहीं ना कहीं काफी हद तक सहज महसूस करेगी बीजेपी। और पीडीपी का रुख सबको पता ही, हालांकि पीडीपी ने संकेत दिए थे, लेकिन बीजेपी वहां पर फॉर्मूले के तहत जो 3-3 साल का फॉर्मूले की बात थी वो सहज नहीं हो पाएगा। उसमें कहीं ना कहीं कई सारी अड़चने सामने आएंगी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ तमाम बिंदुओं पर बात हुई और पूरी रात भर ये बैठक चली है। सुबह 5 से 6 बजे तक पूरी माथापच्ची उमर अब्दुल्ला के साथ वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया, और उसमें अमित शाह भी पल पल की जानकारी लेते रहे। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि बीजेपी आलाकमान नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कितना गंभीर है कि उनके साथ सरकार बनाई जाए, और जो उनके एजेंडा है, चाहे वो संघ का एजेंडा हो, उसको किस तरह से लागू किया जाए, इस पूरे पर बीजेपी आलाकमान नजर रख रहा है। जी, जीवीएल नरसिम्हा राव, तस्वीर मान ली जाए कि अब पूरी तरह से साफ हो चुकी है। अरुण जेटली जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला के संपर्क में रहे पूरी रात, वो सारी जानकारी उन्होंने अमित शाह को मुहैया कराई, और शायद इसीलिए उन्होंने कहा कि अब जो कुछ भी करेंगे वो अमित शाह करेंगे। और साफ तौर पर एक बहुत बड़ा संकेत उन्होंने उठते उठते दिया कि कोई प्रमुख नेता बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा जम्मू कश्मीर का। अनुराग जी, ये बात पार्टी के नेताओं ने उसी दिन कहा जिस दिन चुनावी नतीजे आए थे। 23 तारीख को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने कहा था कि हमारे लिए सारे विकल्प खुले हैं, हम सबसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं, हम सरकार बनाने के लिए पहल करना चाहते हैं। ये बिल्कुल, इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं है, लगातार पार्टी का स्टैंड यही रहा है। तो मैं समझता हूं मामला विकल्पों से आगे बढ़ चुका है। जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, मामला विकल्पों से आगे बढ़ चुका है। तब विकल्प खुले होने की बात कही गई थी, अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी का कोई प्रमुख नेता जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री होगा। बिल्कुल, पार्टी का, अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी, यदि किसी पार्टी के लिए सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है पार्टी के सीट्स में, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सीट संख्या में वृद्धि हुई है। और वोटों की आप बात करें तो पूरे स्टेट में सबसे ज्यादा वोट
भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है। तो इसलिए हमारे लिए ये अपेक्षा रखना बिल्कुल सही बात है। हम चाहते हैं हम सरकार बनाएं और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वहां सरकार बने, ताकि हम अपने जो एजेंडा है, हमने जो विकास की एजेंडा जम्मू कश्मीर इलेक्शंस में हमने जो स्टेट की जनता, राज्य की जनता के सामने हमने जो प्रस्तुत किया था, उसको हम इंप्लीमेंट करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो हमारी इच्छा है तो वहां हम सरकार बनाएं और हमारे नेतृत्व में सरकार बने। और जहां तक साझेदारी की बात है, क्या अगले दिन में, एक दिन में सूरत साफ होगा, 2 दिन लगेगा, इसमें किस प्रकार की साझेदारी होगी, ये मैटर्स ऑफ डिटेल है। वो पार्टी के नेतृत्व उस पर बात करेंगे और एक नतीजे पर बहुत जल्द पहुंचेंगे। ठीक है, बातचीत आगे भी होगी, क्या डील होगी, अभी जीवीएल नरसिम्हा राव साहब पत्ते नहीं खोलना चाह रहे। लेकिन रतनलाल गुप्ता जी, जिन 3 फॉर्मूलों पर खबर आई है कि बात हुई है डिप्टी सीएम के पद को लेकर के, राज्यसभा में सीट को लेकर के और कैबिनेट में एक मंत्री पद को लेकर के, क्या ये काफी है? और अगर ये काफी है तो उमर अब्दुल्ला जो अब तक मुख्यमंत्री थे जम्मू कश्मीर के, उनकी अब क्या भूमिका होगी? देखिए साहब, ये आपके सूत्रों से ही हमें पता चल रहा है कि इस किस्म की कोई बातचीत चल रही है। जहां तक इस बात का ताल्लुक है, हमारी हाईकमान इसके बारे में अगर कोई इन्होंने ऑफर की है तो ऑटोमेटिकली इसके बारे में बड़ी गंभीरता से सोच विचार चल रहा होगा और हमारी हाईकमान इसके बारे में सोचेगी। नहीं, ये तो पता है ना आपको उमर अब्दुल्ला कल कहाँ थे, तो इसलिए ऑटोमेटिकली हमने पहले दिन ही कहा था। नहीं, वो तो पता ही है, लेकिन वो तो आपके सूत्रों से हमें पता चल रहा है। तो इससे हमारी जो पार्टी है, हाईकमान जो है, कि वो दिल्ली में थे और दिल्ली में थे तो कहां थे ये भी पता होगा रतनलाल गुप्ता जी। हाँ, तो बता दीजिए ना अमित शाह के घर से। हमने पहले दिन से ही कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के अंदर हम जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस एक अहम रोल अदा करेगी। हमने पहले दिन से ही कहा है और यही बात है कि आपके सूत्रों से हमें पता चल रहा है कि ये बातचीत चल रही है। तो ऑटोमेटिकली हमारी हाईकमान इसके बारे में बड़ी संजीदगी से सोच विचार करके समीकरण नेशनल कॉन्फ्रेंस के सारे ओपन है। जी ठीक है, रतनलाल जी लौटूंगा आपके पास, लेकिन राजीव त्यागी जी सबसे डिसअपॉइंटेड आप होंगे इस वक्त, क्योंकि साफ तौर पर कांग्रेस ने खुला समर्थन पीडीपी के लिए दिया था। आप गुलाम नबी आजाद साहब ने साफ बोला था कि भाई सांप्रदायिक ताकतों को दूर रखने के लिए हम आह्वान करते हैं कि बाकी सभी पार्टियां भी पीडीपी का समर्थन करें और उनके नेतृत्व वाली सरकार बनाए। तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए सबसे ज्यादा निराशाजनक स्थिति है वहां पर। देखिए, डिसअपॉइंटमेंट शब्द जो है राजनीति में कभी भी किसी दल को, किसी नेता को नहीं होना चाहिए। राजनीति अनवरत प्रक्रिया है और ये एक दिन का काम नहीं है अनुराग जी। हाँ। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पर और नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थिति पे, हाँ। कि सियासत की भी एक अलग जुबा होती है। लिखा इनकार हो तो इकरार पढ़ना। तो इसका मतलब साफ साफ हुआ कि जो मोदी जी शेरो शायरी मोदी जी ने गंभीरता को नहीं समझ रहे। मोदी जी ने जिस तरह से बात कही थी अनुराग जी, मोदी जी ने कहा था कि बाप बेटे की सरकार, अभी हंसी बंद हो जाएगी जीवन नरसिम्हा की, बाप बेटे की सरकार जो कहा था, तो उस पर क्या टिप्पणी इनकी, आर्टिकल 370 पे इनका क्या कहना है। मैं आपको बता दूं 16 नवंबर 2014 को वीके सिंह साहब ने श्रीनगर में आर्टिकल 370 के बारे में कहा कि कांग्रेस, ये भारतीय जनता पार्टी का कोई मुद्दा ही नहीं है। और 27/11/2014 को बीजेपी के मैनिफेस्टो जब रिलीज हुआ, उस मैनिफेस्टो में आर्टिकल 370 का कहीं कोई जिक्र नहीं है। जबकि जो केंद्र सरकार का जब चुनाव हो रहा था, देश का चुनाव हो रहा था, उसमें 15 नंबर पेज पे मैनिफेस्टो के भारतीय जनता पार्टी के आर्टिकल 370 का क्लियर जिक्र है कि हम आर्टिकल 370 स्क्रैप करना चाहते हैं। तो वो बाप बेटे की सरकार के साथ बैठेंगे, आप पढ़िए करप्शन के चार्जेस हैं, या वो आर्टिकल 370 को हटाएंगे या रखेंगे, इसके बारे में स्पष्टीकरण नहीं है। तो निश्चित रूप से गलत नहीं, आप गलत बोल रहे हैं जी। गलत वोट जो मिले हैं जानबूझकर गलत जानकारी 2008 के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो 24% वोट पीडीपी को मिले हैं और 23%। अनुराग जी, आप इनसे पूछिए, जीवन आप गलत जानकारी दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि 28 सीटों के साथ अगर पीडीपी सबसे आगे है तो क्या गवर्नर पीडीपी को इनवाइट करेंगे? जो भारतीय जनता पार्टी कहा करती थी महाराष्ट्र के मामले को लेकर के या दिल्ली के मामले को लेकर के, तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से डेस्परेट है कि किसों के साथ अगर पीडीपी सबसे आगे है तो क्या गवर्नर पीडीपी को इनवाइट करेंगे?
जो भारतीय जनता पार्टी कहा करती थी महाराष्ट्र के मामले को लेकर के या दिल्ली के मामले को लेकर के। तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से डेस्परेट है कि किसी तरह से सरकार कहीं भी बन जाए। ये उस बच्चे की तरह से जो बच्चा चांद हाथ में लेना चाहता है और लेकिन उसको धीरे धीरे जो है ना जनता जो है नकारने का काम शुरू करेगी, मेरा ये मानना है। और रही बात डिसअपॉइंटमेंट की, कांग्रेस पार्टी अपने सिद्धांतों पर अडिग है और अडिग रहेगी। और जम्मू कश्मीर में हमारी सीधी सरकार नहीं थी। मुझे लगता है सिद्धांतों के साथ अब नेतृत्व भी बदलना पड़ेगा आपको। खैर वो एक अलग मुद्दा है। प्रदीप सिंह जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि पीडीपी जो कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है वहां पर, जाहिर सी बात है कि वो खामोश नहीं बैठी होगी। साफ तौर पर कांग्रेस ने उसको समर्थन का ऐलान कर दिया है। 28-12-40 हो जाते हैं, निर्दलीयों की संख्या 6 है। एक समीकरण वो भी बनता हुआ नजर आता है। एक यहां पर यह डील चल रही है, पूरी रात बातचीत हुई है। आपका आकलन क्या कहता है? नहीं, मुझे लगता है जो परिस्थिति है जम्मू कश्मीर राज्य की और जो मैंडेट आया है उसमें बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मिलकर सरकार बनाने की संभावना ज्यादा है। बीजेपी पीडीपी के अलायंस का सवाल तभी आएगा, चर्चा शायद तभी होगी अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस से बात नहीं बनती है। क्योंकि देखिए पीडीपी का जो सिद्धांत है, जिस सिद्धांत पर वो पार्टी बनी है, पिछले 15 साल से जम्मू कश्मीर में राजनीति कर रही है, उससे बीजेपी के लिए तालमेल बिठाना बहुत मुश्किल है। उसकी तुलना में नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी को ज्यादा मुफीद आती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वो पहले भी काम कर चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस एनडीए का पार्ट रही है। तो और 370 का मामला हो या जम्मू के साथ भेदभाव का मामला हो, इन मुद्दों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को मनाना बीजेपी के लिए ज्यादा आसान होगा बनिस्बत पीडीपी के। तो ऐसी स्थिति में, और जो 6 इंडिपेंडेंट्स हैं उनमें से ज्यादातर बीजेपी के साथ है, तो इसलिए जो कांग्रेस और पीडीपी का मामला है वो बन नहीं रहा है। चूंकि बातचीत शुरू हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की, तो आज देखिए दोपहर में उधर से पीडीपी के वरिष्ठ नेता बेग साहब का बयान आया कि प्रधानमंत्री और मुफ्ती साहब की मुलाकात में फैसला होगा। तो पीडीपी भी डेस्परेट हो रही है। उसको लग रहा है कि अगर उसने पहले वो बैठी थी कि बीजेपी हमको अप्रोच करे, उन्होंने इनिशिएटिव अब लिया है कि ऐसा ना हो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उनकी बातचीत तय हो जाए और सरकार बन जाए। मुझे लगता है कि अगर किसी खास मांग पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अड़ती नहीं है तो बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस हो जाएगा। क्योंकि ये बहुत बड़ा परिवर्तन होगा देश की राजनीति में, खासतौर से बीजेपी के लिए, कि एक मुस्लिम देश का एकमात्र मुस्लिम बहुल राज्य, उसमें बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। ये स्थिति जो है पीडीपी के साथ नहीं होगी बीजेपी की, वहां उसको जूनियर पार्टनर के रूप में रहना होगा। तो ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाने में बीजेपी को हर तरह से लाभ है। ठीक है, बीजेपी को हर तरह से लाभ है। अमित शाह की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय के सामने, वो साफ सफाई कर रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान के तहत। वो आप देख सकते हैं फावड़ा हाथ में लेकर के और वहां गंदगी हटा रहे हैं। जीवीएल नरसिम्हा राव, क्या ये कहना गलत है कि जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर बीजेपी अति उत्साहित है? क्यों नहीं होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी सभी राज्यों में अपनी सरकार बनाना चाहती है। कांग्रेस को और बाकी विपक्षी दल को सत्ता से बाहर करके जनता की जो आकांक्षाएं हैं उसको अपने माध्यम से अपनी सरकार के जरिए पूरी करना चाहती है। तो मैं समझता हूं एक राजनीतिक पार्टी के लिए इससे, लेकिन जनता की पहली पसंद आप नहीं है जीवीएल नरसिम्हा राव साहब। जनता की पहली पसंद आप नहीं है, पीडीपी है। हम हैं। हमारी आप ये कहना गलत होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा आप देखिए एक चुनाव में जब रिजल्ट आता है 2 विषय को देखा जाता है, 3 विषय प्रमुख रूप से देखा जाता है। किसके पास कितने सीट है ये एक इंपॉर्टेंट मापदंड है। इसके साथ साथ कितना जनाधार किस पार्टी को मिला है ये भी एक मुख्य मापदंड है। इसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है। और तीसरा, ज्यादा सीट मिली है जीवीएल। आप अगर देखेंगे तो पीडीपी को नहीं, मुझे खत्म कर दीजिए। नहीं, तीन मापदंड मैं गिनता हूं। 3 मापदंड में एक है जनाधार किसको ज्यादा मिला है, कितना जनता का वोट किसको ज्यादा मिला है, उसमें भारतीय जनता पार्टी आगे है। और तीसरा एक बहुत मुख्य पहलू है, किसका जनाधार कितना बड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार, भारतीय जनता पार्टी का संख्या में इजाफा जो हुआ है वो सबसे ज्यादा हमारे संख्या में हुआ है।
पीडीपी की जो स्ट्रेंथ बढ़ी है वो मामूली सी इजाफा है। लेकिन जीवीएल साहब आप एनसी के साथ जा रहे हैं जिसे वहां की जनता बिल्कुल खारिज कर चुकी है। उमर अब्दुल्ला साहब एक सीट पर हार चुके हैं और दूसरे पर उनकी क्या हालत हुई है ये सभी जानते हैं। एक ऐसी पार्टी के साथ आप हाथ मिलाकर वहां सरकार बना रहे हैं जो कि जनता की नजर में आप भी दूसरी पसंद है, पहली पसंद पीडीपी है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा अनुराग जी स्पीच में, नहीं हम पहले नहीं ये मापदंड जो होता है वो पॉपुलर वोट भी एक अच्छा खासा एक मापदंड है। तो इसलिए हम समझते हैं नैतिक विजय हमारा हुआ है और टेक्निकल रूप से हमसे 3 सीट ज्यादा जीत चुके हैं पीडीपी। मैं इस बात को नहीं नकार सकता हूं, बट लेकिन नैतिक विजय और पॉपुलर वोट में सबसे ज्यादा हमारा इंक्रीज हुआ है। नहीं, इसलिए मैं समझता हूं ये बात तो माननी पड़ेगी। आंकड़े गलत पेश कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं पीडीपी को पिछले चुनाव के मुकाबले 8% मत ज्यादा मिले हैं, भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव के मुकाबले 6% ज्यादा मिले हैं, और हम लोगों को भी 6% मत ज्यादा मिले हैं। हमको पिछले चुनाव में 12.5% मत मिले थे, इस बार 18% मिले। 12.5% पे हम लोगों की 17 सीट थी लेकिन 18% इस बार 12 रह गई। मैं ये कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से मैं कहना चाहूंगा हमारा आपसे ज्यादा करें। अभी मैं आपको कहना चाहूंगा हमारा बड़ा है, आप गलत आंकड़े मत दीजिए। पार्टी भी डिफरेंस की बात करते थे, राजीव तो आप अपनी बारी आते हैं कहते हैं सबसे बड़े दल को लेफ्टिनेंट गवर्नर को बुलाना चाहिए। दिल्ली के आपके अध्यक्ष ने कहा था दिल्ली के जीवीएल नरसिम्हा राव, क्या आप सबसे बड़े दल को जीवीएल नरसिम्हा राव चाहिए? जाते जाते आपसे एक सवाल, कब तक डील सील हो जाएगी, कितना वक्त और लगेगा? और आर्टिकल 370 पे आप पलटमारी क्यों कर रहे हैं, ज्यादा क्यों कर रहे हैं, इसका भी जवाब समय नहीं है। अब वो सवाल हो चुके। आपने कोशिश किया चुनावों के दौरान यही प्रश्न पूछ करके आप तंग आ चुके हैं। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। डील होगी, आप करते रहिए, सवाल आप करते रहिए। ये डील जो है आप जो कह रहे हैं, इनके सवाल का जवाब जो क्या मेरा सवाल डाल रहे हैं। खैर मैं समझता हूं बहुत जल्द होने वाला है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हम करना चाहेंगे सभी का बीच बहस में जुड़ने के लिए। बीच बहस में जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत